वीडियो में हम आपको बता रहे हैं गेम प्लेइंग के बारे में। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। गेम प्लेइंग इस टॉपिक के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे गेम्स के बारे में, परफेक्ट प्ले और साथ में मिनी मैक्स डिसीजंस, अल्फ़ा बेटा प्रूनिंग, रिसोर्स लिमिट्स एंड अप्रॉक्सीमेट एवोल्यूशन एंड ऑल्सो गेम्स ऑफ चांस एंड गेम्स ऑफ इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कशन कर रहे हैं गेम्स के बारे में। गेम्स वर्सेस सर्च प्रॉब्लम। गेम्स में जो आपका अपोनेंट है वो अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। यह आप बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि जो आपका अपोनेंट है कि वो कौन सा मूव चलेगा आपके गेम में, आप उसको कम्प्लीटली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इसलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं अनप्रेडिक्टेबल अपोनेंट। तो यहाँ पर फिर भी हमको क्या चाहिए, एक सॉल्यूशन चाहिए। सॉल्यूशन क्या होनी चाहिए, हमारी स्ट्रेटजी। इसमें हम क्या करेंगे, हम स्पेसिफाई करेंगे एक मूव फॉर एवरी पॉसिबल अपोनेंट रिप्लाई। यानी कि अपोनेंट जिस भी तरह का मूव करेगा या जो भी मूव किसी गेम के अंदर चलेगा उसके रिस्पेक्ट में या उसका जवाब देने के लिए आपको एक मूव सोचना है। टाइम लिमिट्स। टाइम लिमिट्स में भी आप ये देख सकते हैं कि आप अनलाइकली टू फाइंड गोल, आप गोल को फाइंड नहीं कर पाएंगे, यह एक अप्रॉक्सीमेट होगा। अब आता है प्लान ऑफ अटैक। बेबेज 1846 में बेबेज ने यह बताया कि कंप्यूटर कंसीडर करते हैं पॉसिबल लाइंस ऑफ प्ले। यानी कि कंप्यूटर किसी भी गेम के अंतर्गत जितने भी मूव आते हैं सारे की कॉम्बिनेशंस पे काम करता है और पॉसिबल लाइंस ऑफ प्ले को डिराइव करता है। 1912 में जेरमेलो और 1944 में वॉन न्यूमैन ने एक एल्गोरिथम दिया फॉर परफेक्ट प्ले, जिसमें किसी गेम के अंदर एक आइडियल कंडीशंस में विनिंग के लिए एल्गोरिथम्स डिज़ाइन किया गया था। 1945 में जूस ने, 1948 में वियनर ने और 1950 में शैनॉन ने एक फाइनाइट हॉरिजॉन और अप्रॉक्सीमेट इवैल्यूएशन दिया, जिसके बेसिस पे नंबर ऑफ मूव्स किसी भी गेम्स में इधर विनिंग हो फॉर पार्टिसिपेंट ए या पार्टिसिपेंट बी, वह डिराइव किया गया था। 1951 में ट्यूरिंग ने एक फर्स्ट चेस प्रोग्राम बनाया जिसमें उन्होंने यह बताया कि कैसे एक कंप्यूटर एक ह्यूमन को चेस में हरा सकता है। सैमुअल ने 1952 से 1957 के ड्यूरिंग कुछ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स डेवलप किए जिससे इम्प्रूव किया जा सकता था इवैल्यूएशन की एक्यूरेसी को। मैकार्थी ने 1956 में प्रूनिंग से रिलेटेड प्रिंसिपल दिए, जैसे कि अल्फ़ाबेटिक प्रूनिंग, जिससे कि आप किसी भी ट्री के अंदर या किसी भी ग्राफ के अंदर डीपर सर्च कर सकते थे। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ गेम्स के बारे में, जिसमें आप देख सकते हैं कि परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि चेस में परफेक्ट इन्फॉर्मेशन ली जा सकती है क्योंकि चेस में 64 ब्लॉक्स होते हैं और टोटल 32 जितने भी प्लेयर्स के औजार होते हैं। चेकर्स में और गो में और ओथेलो में डिटरमिनिस्टिक है। यहाँ पर चांस यह होता है कि प्लेयर या तो बैकगॉमन हो जाए या फिर मोनोपली हो, यानी कि एक प्लेयर लगातार बार बार जीतता रहे। इसके अलावा बैटल शिप्स और ब्लाइंड टिक टेक टू में जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है प्लेयर से रिगार्डिंग वह इम्परफेक्ट होती है। और इसके अलावा ब्रिज गेम में, पोकर गेम में और स्क्रेबल में चांस, यानी कि किस टाइम पे कौन सा आपका कार्ड आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यूज़ मिलेंगी और आप उसके अकॉर्डिंग आपके जीतने के जो भी चांसेस हैं या फिर जो विनिंग चांसेस हैं वो डिसाइड होंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं गेम ट्री दिया गया है 2 प्लेयर का डिटरमिनिस्टिक टर्न्स। यह गेम जो है वह रिलेटेड है ब्लाइंड टिक टेक टू से। जैसे कि आप यह देख सकते हैं कि टिक टेक टू में टोटल 9 स्क्वायर्स होते हैं, 9 ब्लॉक्स होते हैं। और मान लीजिए हम कंसीडर कर रहे हैं मिन ओ पोजीशन और मैक्स एक्स पोजीशन पे, तो जो आपका एक्स है
या तो फर्स्ट रो के फर्स्ट ब्लॉक में हो सकता है एक्स, और दूसरा पॉसिबिलिटी यह है कि एक्स फर्स्ट रो के सेकेंड कॉलम में हो सकता है। तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है, एक्स फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम में हो सकता है। चौथा पॉसिबिलिटी क्या है, एक्स सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम में हो सकता है। पांचवा पॉसिबिलिटी क्या है कि एक्स सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम में हो सकता है। छठवा पॉसिबिलिटी क्या है कि एक्स सेकेंड रो के थर्ड कॉलम में हो सकता है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि एक्स थर्ड रो के फर्स्ट कॉलम में हो सकता है। उसके बाद एक और नेक्स्ट जो पॉसिबिलिटी आती है उसमें आप यह देख सकते हैं कि एक्स सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम में। उसके बाद फर्दर मोर नेक्स्ट पॉसिबिलिटी में एक्स थर्ड रो के थर्ड कॉलम में हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसी प्लेयर ने इन सारे 9 में से किसी एक कॉम्बिनेशंस में भी एक्स वैल्यू को पुट किया, एक्स को पुट किया, तो जो ओ रहेगा ओ उसी मूव के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए एक्स फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में पुट किया गया है, फर्स्ट प्लेयर ने इसे पुट किया, तो सेकंड प्लेयर हो सकता है जो सर्कल को या ओ को फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में पुट करे। यदि प्लेयर वन ने एक्स को फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में पुट किया है, तो जो आपका सेकंड प्लेयर है वो सर्कल को या ओ को फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम में भी पुट कर सकता है, और अदर पॉसिबिलिटी में वह ओ को या सर्कल को सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम में भी पुट कर सकता है। तो ये सारे पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं। तो जब मिन ओ और मैक्स एक्स का एक एक टर्न हो गया है तो आप देख सकते हैं कि इसके बाद जो हमारे और पॉसिबिलिटीज़ होंगे वो थोड़े डिफरेंट हो जाएंगे। मान लीजिए मिन ओ और मैक्स एक्स का एक एक टर्न हो चुका है, तो जो मिन ओ का जो नेक्स्ट टर्न होगा उसमें जो एक्स का जो पोजीशन है, उसके बाद जो एक्स मान लीजिए फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम में है, या एक और पॉसिबिलिटी ये है कि एक्स जब दोबारा प्लेस होगा तो वह प्लेस होगा सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम में, और अदर पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि उसे एक्स को सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम में प्लेस किया जाए। अब यहाँ पर यदि आप टर्मिनल में देखें, इन सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस के होने के बाद तो आप यह पाएंगे कि यदि सर्कल ओ को विन करना है तो इधर या तो वो वर्टिकली 3 पेयर्स बने ओ के, और यदि मान लीजिए जो सेकंड पॉसिबिलिटी है यूटिलिटी में जहाँ पर 0 लिखा हुआ है वहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि यदि क्रॉस के और ओ के यानी एक्स और ओ के 3 पेयर्स नहीं बन रहे हैं तो कोई प्लेयर विन नहीं होगा, तो मैच क्या हो जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है। और तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि एक्स जो है डायगोनल वे में 3 पेयर बना ले तो वह विनर हो जाएगा, जो प्लेयर यह बनाएगा वो विनर हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर दिया गया +1। अब हम चलते हैं एक सिंपल गेम ट्री की ओर। यह एक 2 प्लेयर गेम है, हर प्लेयर को एक मूव करना है। आप मूव करेंगे फर्स्ट, और इसका गोल क्या होगा कि ऑप्टिमाइज़ करना है आपके पे ऑफ को। यहाँ पर जो गेम ट्री बनाया गया है, ये गेम ट्री बनाया गया है आपके जो आपका ऊपर ब्लाइंड टिक टैक टू दिया गया है उसी के बेसिस पे बनाया गया। तो हम ये लेके चल रहे हैं कि मान लीजिए आपकी इस टिक टैक टू में जो ब्लाइंड टिक टैक टू है वहाँ पर आपने मूव किए हैं। मान लीजिए आपका फर्स्ट मूव है A1 पे। A1 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और A2 मतलब A1 मतलब फर्स्ट रो, A2 मतलब सेकेंड रो, और A3 मतलब थर्ड रो। ठीक है। तो ये आपके मूव्स हो सकते हैं। तो आपके जो पॉसिबल मूव्स ये हो सकते हैं, इनमें से किसी में एक में हो सकते हैं। तो जो आपका अपोनेंट का मूव क्या हो सकता है, तो यहाँ पर आपको यह देखना है कि फर्स्ट रो में यदि आपने फर्स्ट किया है ना, तो अपोनेंट का मूव भी डिफरेंट हो सकता है। तो मान लीजिए अपोनेंट ने A11 किया, यानी कि फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में कोई मूव किया, और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि अपोनेंट फर्स्ट रो के सेकेंड कॉलम में मूव करे, यानी कौन सा मूवमेंट करे, A12। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि अपोनेंट फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम में मूव करे, यानी कि A13 पे मूव करे। अपोनेंट
जब अपोनेंट जब फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में कोई मूव करेगा, यानी कि A11 में मूव करेगा, तो जो आपका पे ऑफ होगा वो होगा 3, आपका पे ऑफ होगा 3, यानी कि आपके जो जीतने की पॉसिबिलिटी है थोड़ी सी कम हो जाएगी। और मान लीजिए अपोनेंट ने मूव किया है A112 में, यानी कि फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में, तो आपके जो जीतने की पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि आपका पे ऑफ हो जाएगा 12। और मान लीजिए अपोनेंट ने जो मूव किया है वो किया है A13, यानी कि फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में, तो आपकी जीतने की जो पॉसिबिलिटी है A11 के कंपैरिजन में थोड़ी सी बढ़ जाएगी, वो हो जाएगी, और आपका पे ऑफ हो जाएगा 8। अब हम आपकी सेकेंड मूव पे चलते हैं। मान लीजिए आपने सेकेंड रो में कोई मूवमेंट की है, तो अब और मान लीजिए अपोनेंट ने मूव किया है A21 पे, यानी कि सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम में अपोनेंट ने कोई मूवमेंट किया, तो आपका पे ऑफ हो जाएगा 2, यानी आपकी जो जीतने की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम हो जाएगी और अपोनेंट की जीतने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। और जो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी आप जिसमें जा रहे हैं, वहाँ पे मान लीजिए अपोनेंट ने मूव किया है सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम में, तो आपका पे ऑफ होगा 4, यानी आपकी जीतने की पॉसिबिलिटी 2 से बढ़ के 4 पे हो जाएगी। मान लीजिए अपोनेंट ने मूव किया है A23, यानी सेकेंड रो के थर्ड कॉलम में, तो आपके जीतने की जो पॉसिबिलिटी है थोड़ी सी बढ़ेगी, वो हो जाएगी 6, लेकिन अभी भी अपोनेंट की जीतने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। मान लीजिए आप जो मूवमेंट करते हैं वो आप करते हैं थर्ड रो में, तो अपोनेंट का जो पॉसिबल मूव क्या हो सकता है कि वह A31 में मूव करे, यानी कि थर्ड रो के फर्स्ट कॉलम में कोई मूव करे, तो इससे आपको जो पे ऑफ मिलेगा वो मिलेगा 14, यानी अभी तक का जो सबसे ज़्यादा, यानी आपकी जो जीतने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी 14 हो जाएगी। मान लीजिए आपने थर्ड रो में कहीं पर मूव किया है और अपोनेंट ने मूव किया A32 में, तो उसकी अपोनेंट की जीतने की जो पॉसिबिलिटी, तो आपकी जो जीतने की पॉसिबिलिटी वो और कम हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और मान लीजिए आपके थर्ड रो में किसी सेक्शन पे मूव करने के बाद अपोनेंट ने मूव किया है A33 पे, तो आपको जो पे ऑफ मिलेगा वो मिलेगा 2, यानी आपकी जीतने की पॉसिबिलिटी सबसे कम रहेगी। तो इन सारे बेसिस पे किसी प्लेयर के विनिंग के जो चांसेस होते हैं उसको डिराइव किया जाता है। अब हम देखते हैं मिनी मैक्स के बारे में। तो मिनी मैक्स क्या है? एक परफेक्ट प्ले है फॉर डिटर्मिनिस्टिक परफेक्ट इंफॉर्मेशन गेम्स के लिए। आइडिया, नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे मिनी मैक्स के बारे में।